आज हम समय में पीछे चलेंगे और आजादी के 20 साल बाद वाले भारत की एक ऐसी झलक देखेंगे जो आपकी आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कुराहट ला देंगी। साथ ही एक दुर्लभ ब्लैक एंड व्हाइट इंटरव्यू फिल्म से ये भी देखेंगे कि उस दौर के भावी युवा भारत के बारे में क्या सोचते थे। तो साल 1967, देश को आजाद हुए 2 दशक बीत चुके थे, लेकिन युवा भारत अब भी अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा था। यह वो दौर था जब अपने सपने तो बड़े थे लेकिन साधन कम, उम्मीदें बड़ी थी लेकिन रास्ते कम, घर में बच्चे ज्यादा थे लेकिन रोटियां कम, खेतों में किसानों को पसीना बहाना ज्यादा पड़ता था लेकिन फसलों को पानी मिलता बहुत कम। मगर मुश्किल चाहे जितनी भी हो, भारत एक ऐसा देश है जिसने हार मानना कभी सीखा ही नहीं। इस दौर में भी हर दिल में उम्मीद की एक लौ जल रही थी। जब लोग कम में भी खुशी ढूंढ निकालते थे, जब सादगी में भी अपनापन था, जब कठिनाई के बावजूद लोग हंसना मुस्कुराना नहीं बोलते थे। मित्रों, सबसे पहले हम उस दुर्लभ इंटरव्यू सीरीज की बात करते हैं जिसे भारत सरकार के फिल्म डिवीजन ने आजादी के 20 साल बाद तैयार किया था। इस डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर SNS शास्त्री ने 1947 में जन्मे उन युवाओं का इंटरव्यू लिया जो ठीक उसी समय 20 साल के थे जब हमारा देश भी 20 साल का हो रहा था। यहाँ इन युवाओं से भारत में उनके भविष्य, उनकी जरूरतें और देश प्रेम को लेकर कई सवाल पूछे गए और इस दुर्लभ वीडियो को देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 60 के दशक का भारत कैसा दिखता था। उस वक्त के युवा किन सपनों के साथ जी रहे थे और वे आने वाले भारत को कैसा देखना चाहते थे। सबसे पहले शास्त्री जी ने जब एक युवक से पूछा कि आपके लिए आजादी का मतलब क्या है, तो उन्होंने ये जवाब दिया। आजादी का मतलब है स्वतंत्रता, अपने आप को आजाद रखना, किसी के अधीन नहीं रखना। हम जो काम कर सके अपनी मर्जी से कर सकते हैं। मित्रों, ये वो दौर था जब देश के लोग खुली हवा में सांस लेना सीख रहे थे, क्योंकि 200 सालों की गुलामी और संघर्ष के बाद अपने लोकतांत्रिक देश में अपनी मर्जी से जीना उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। देश में सिनेमा, शास्त्रीय संगीत, पश्चिमी डांस, शिक्षा, स्वतंत्रता लोकप्रिय हो रही थी और ये देश के युवा जो भारत का भविष्य लिखने वाले थे। कुछ युवक देश के लिए मर मिटने को तैयार थे और भारतीय सेना में जुड़ना चाहते थे, तो कुछ देश से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। Well, I don't know how you could ask me a question like that because I'm an Indian and India means everything to me. I'm a part and parcel of India. India is a part of my life. एक लड़की से पूछा गया कि आप भारत में किस तरह भारत को देखती हैं, तो उसने कहा, मैं भारत के बारे में सोचती हूँ जब मैं लोगों को राशन और बस पकड़ने के लिए लंबी कतारों में देखती हूँ, तब मैं भारत के बारे में सोचती हूँ जब मैं लोगों को लोकल ट्रेन में दरवाजे पर लटकते देखती हूँ, मैं भारत के बारे में सोचती हूँ जब मैं सिनेमा में इवनिंग शो देखने जाती हूँ और हाउसफुल का बोर्ड देखकर डबल प्राइस में टिकट खरीदती हूँ। आगे शास्त्री जी ने जब गांव और शहर के युवाओं उनकी जरूरतों के बारे में पूछा तो कुछ ने कहा कि मेरे पास बहुत पैसे हैं और कुछ ने अपनी जरूरतें बताई। हमें 2 चादरें चाहिए और 2-3 कमीजें हों और एक आधा कमीज या चादर आने जाने के लिए। वहीं एक किसान के बच्चे ने ट्रैक्टर खरीदने की इच्छा जताई। मुझे ये मालूम होता है कि हम एक जोड़ी बैलों के साथ जमीन को अच्छी तरह नहीं खोद सकते। इसको खोदने के लिए तो अच्छी मशीनें या ट्रैक्टर होने चाहिए। आगे शास्त्री जी देश की गहराइयों में मौजूद गांव में पहुंचे और 1947 में जन्मे लड़के से पूछा, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति कौन हैं? स्कूल गए पढ़ने के लिए? पढ़ने नहीं गए। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति कौन है मालूम है? पता नहीं है। प्रधानमंत्री का नाम जानते हैं? मालूम नहीं है। अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में जानते हैं? नहीं मालूम। वहीं शहर में रहने वाले अमीर बच्चों ने बताया कि आप रिश्वत देकर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, जबकि एक बच्चे ने टेक्निकल एजुकेशन लेकर मैकेनिक बनने का सपना बताया। अब देखिए, उस दौर में ना तो बैठकर काम करने वाली ज्यादा नौकरियां थीं और ना ही रोजगार से ज्यादा अवसर, इसलिए उस वक्त श्रम को ही रोजी रोटी का सबसे बड़ा साधन माना जाता था, यानी जो जितनी मेहनत करेगा उतनी रोटी कमाएगा। क्या आपने कभी सोचा कि उस दौर में लड़कियां कितनी सुरक्षित महसूस करती थी? अगर हाँ, तो ये युवती आपको जवाब देगी। एक लड़की गई, कुछ ऐसा शिट्टी बिट्टी बजाई, ऐसा इतना भी के वो अच्छा है, ठीक है, लेकिन ना आजकल के लड़के क्या करते हैं, बस आते हैं, धक्का देते हैं और भी कुछ करते हैं और भी बड़ी बुरी मिस्चिफ करते हैं। एक युवक ने बताया उसे कैसी जीवन साथी चाहिए। वहीं एक कॉन्फिडेंट लेडी ने ये बताया कि अपने प्रेमी के साथ बिताए हुए वो पल कैसे थे और एक शर्मा गई। Whenever I'm off flight, we usually go out together, to the movies or dancing.
फिल्म डिवीजन ने आगे इन युवाओं से उनके भविष्य के बारे में पूछा, जिसे लेकर कुछ के बड़े सपने थे तो कुछ के मासूम। मैं एक सरकारी नौकरी देखूंगा, अगर सरकारी नौकरी ना भी मिली तो मैं आर्मी में चला जाऊंगा। एक युवक ने एयरफोर्स में टेस्ट पायलट बनने का सपना बताया, जबकि एक सिर्फ फीटर बनना चाहता था। वैसे जी मैं एक अच्छे किस्म का फीटर बनना चाहता हूँ। वहीं एक खूबसूरत युवती ने जब अभिनेत्री बनने का सवाल किया तो उन्होंने ये कहा, देखिए हीरोइन बनना तो मैं अच्छा समझती हूँ, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन मेरे लिए वो बात नहीं है, मैं नहीं बन सकूंगी। लेकिन उस दौर में भारत कितनी प्रगति पर था, इसे लेकर युवक ने कहा, मुझे लगता है कि जब मैं देश में बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनते देखता हूं, मुझे अच्छा लगता है जब वहां फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं, इससे खेती ज्यादा होगी और हमें और खाना मिलेगा। फैक्ट्रीज बनने से बिजली भी पैदा होगी, जिसमें और भी इंडस्ट्रीज शुरू होगी, ज्यादा प्रोडक्शन होगा और लोग ज्यादा खुश रह पाएंगे। ये वो दौर था जब देश में गर्भ निरोधक के इस्तेमाल से लोग कतराते थे, इसलिए हर घर में सैकड़ों बच्चे होते थे, खासकर ग्रामीण इलाकों में, जैसे कि ये लड़की अपने भाई बहनों के बारे में बता रही है। हम घर में 13 महीने हमारी मजदूरी पूर्ति नहीं है साहब। 9 भाई बहन, एक 2 भाई इतना बड़ा है, एक भाई इतना बड़ा, एक भाई इतना बड़ा, एक भाई इतना बड़ा, एक बहन इतनी बड़ी, एक बहन इतनी बड़ी, एक बहन गोदी में। ये वो दौर था जब शहर में रहने वाले युवा अपने लिए खुद जीवन साथी का चुनाव करने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। कौन सिलेक्ट करेगा? ओह देखिए अगर मुझे अच्छा लगा, दिख पड़ा, अच्छा पढ़ा लिखा है, नेचर अच्छा है तो मैं भी कर सकूंगी, अगर मुझे भी कुछ उसके लिए फीलिंग्स हो गए तो। जबकि ग्रामीण इलाकों में बच्चे बाल विवाह के बोझ तले दबे थे, जैसे कि इस लड़की की कहानी सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। शादी हो गई? हो गई सर। कब हुई? 12 साल हो गया। वक्त तुम्हारी उम्र क्या थी? 8 साल। कितनी बड़ी थी? इतनी बड़ी थी सर। कोई बात याद है शादी की? नहीं है साहब, अच्छा खाने मिला था, मिठाई, अच्छा कपड़ा मिले थे। बाल विवाह और बढ़ती आबादी के अलावा नया भारत उस वक्त कई चुनौतियों के साथ लड़ रहा था, जैसे कि भूख और गरीबी की मार। 1960 के दशक में खेती पूरी तरह से बारिश पर निर्भर थी। हालांकि सरकार ने नदी घाटी योजना शुरू की थी और नदी पर बांध बनाने में 173 परियोजनाओं की ये शुरुआत थी और ये एशिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट स्कीम थी, जिसमें दामोदर घाटी योजना, भाखरा नागर, हीराकूट, लोअर भवानी, तुंगभद्रा और काकरपारा डैम शामिल थे, जिनके पूरे होने से देश में अकाल की समस्या कम हो जाती। हालांकि धनराशि की कमी की वजह से इस परियोजना को खत्म होने में कई दशक लगने थे। ऐसे में बारिश ठीक से ना होने पर खेत सूख जाते थे और लोग रोटी के एक टुकड़े के लिए तरसते थे। एक समय पर तो हालात इतने खराब हो गए थे कि भारत को अमेरिका से PL 480 स्कीम के तहत गेहूं आयात करना पड़ा था और गांव में लोगों को 2 वक्त की रोटियां मिलना मुश्किल थी। इसके अलावा जब देश में जेब में डिग्री लेकर लाखों युवा नौकरी के लिए भटकते थे, क्योंकि शिक्षा का मतलब सिर्फ पढ़ाई थी, स्किल्स और ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं दिया जाता था। वहीं उस दौर में अस्पतालों की भारी कमी थी, गांव में डॉक्टर मिलना मुश्किल था और कई बीमारियों का इलाज झोला छाप डॉक्टरों से ही कराया जाता था। पोलियो, मलेरिया और टीबी जैसी बीमारियां लाखों लोगों की जिंदगी निकल रही थी, लेकिन देश में मेडिकल सुविधाएं बेहद सीमित थी। परंतु ये नया भारत था जहां समस्याएं तो थीं, लेकिन उनसे लड़ने की हिम्मत और उम्मीद भी कुछ कम नहीं थी। जी हाँ, 1960 का दशक भारत के लिए एक नए सफर की शुरुआत थी। देश और देशवासियों के लिए 200 सालों की गुलामी के संघर्ष से मिले घाव अब भी भरे नहीं थे। आजादी के बाद भारत ने एक नई राह चुनी, आत्मनिर्भरता, विकास और तरक्की की राह। चारों ओर बदलाव की लहर उठ रही थी। कहीं सड़कों पर बढ़ती चहल पहल थी तो कहीं खेतों में पहली बार ट्रैक्टर की आवाज गूंज रही थी। गांव में अब मिट्टी के घर और लालटेन की रोशनी थी, जबकि शहरों में बिजली के बल्ब टिमटिमा रहे थे। एक तरफ रेडियो पर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के गाने बज रहे थे तो दूसरी तरफ अखबारों में दुनिया बदलने की कहानियां छपती थी। इसी बीच सन 1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध ने भारत को गहरी चोट पहुंचाई। देश ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जैसे 2 काबिल प्रधानमंत्रियों को खोया था, मगर हार मानना अब हमारे खून में अब भी नहीं था और देश की राजनीतिक कमान संभाली आयरन लेडी और दुर्गा मां के नाम से जानी जाने वाली युवा नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने।
इस दौर में सरकारी फैक्ट्रियों की चिमनियां धुआं छोड़ रही थीं, खेतों में हरित क्रांति की शुरुआत हो रही थी और भारतीय युवाओं की आंखों में बेहतर भविष्य के सपने पल रहे थे। लेकिन इस दौर की असली कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि उन लोगों के जीवन में थी जिन्होंने इसे जिया। शाम में सफर करने वाले मजदूर, गांव से शहर तक बस में सफर करने वाले छात्र और मिट्टी के घरों में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करने वाले बच्चे, यही असली भारत की छवि थी। शहरों में बच्चे सड़कों पर गिल्ली डंडा खेलते थे तो गांव में मेला लगना किसी त्योहार से कम नहीं था। रेलवे स्टेशन पर कुली की आवाज, गलियों में बजते रामायण के भजन और शाम होते ही नुक्कड़ों पर बहस करते लोग, ये सब 60 के दशक के भारत की यादगार झलक थी। इस दौर के लोग सपने तो देखते थे लेकिन उन्हें पूरा करने की जिद भी रखते थे। हर माँ बाप की एक ही ख्वाहिश थी कि बेटा पढ़ लिख कर काबिल आदमी बने और इसी सपने को पूरा करने के लिए हर गली, हर मोहल्ले के हर घर में एक नया संघर्ष चलता था। माता पिता अपनी जरूरत का गला घोट कर बच्चों को पढ़ाते थे। उनके इसी बलिदान ने न सिर्फ बच्चों को बेहतर भविष्य देने का काम किया बल्कि नए युवा भारत के भविष्य की भी एक नई तकदीर लिखी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको आजादी के 20 साल बाद नए प्रगतिशील भारत की ये छवि कैसी लगी? अगर आपको चुनने का मौका मिलता तो आप अपना बचपन अभी बिताना चाहते या फिर 1960-70 के दशक में? कमेंट में बताइए। ये पेशकश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर 11,000 लाइक्स को जरूर करवा दीजिए और ऐसे ही दिल छूने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।